हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ये हमारी यूनिट 5 का चैप्टर है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये इमेज दी है, इसे देखना है, ये डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और उसके बाद जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें है प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम, जो कि केरला में पलक्कड़ से हैं। तो इनका जो जन्म है वो बिना हाथों के हुआ था। ये जब पैदा हुए थे तो इनके दोनों ही हाथ नहीं थे, और इसके बावजूद भी, इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी जो है ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। यानी बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, ड्राइंग करते हैं, साथ ही बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। और उसके साथ बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, गेम्स भी खेलते हैं। वो गेम्स जो डिसेबल्ड लोग खेलते हैं, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब हुआ ऐसे गेम्स जो डिसेबल्ड लोग खेल रहे हैं। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं। तो बिना हाथ के बावजूद भी जो है इन्होंने इतना कुछ लाइफ में सीखा और किया है, तो कोई भी डिसेबिलिटी इन्हें रोक नहीं पाई। डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल? वाई और वाई नॉट? तो आपको क्या लगता है ये जो ये सब करते हैं ये आसान है करना या नहीं है? और जो भी आपको लगता है वो क्यों लगता है? तो मुझे लगता है कि प्रणव जो करते हैं वो सिंपल नहीं है, आसान नहीं है करना, क्योंकि he has to overcome physical challenges then most people do not face। तो उन्हें जो है ये सारे जो फिजिकल चैलेंजेस जो है इनको भी उन्हें फेस करना है, जो ज्यादातर लोग नहीं फेस करते हैं। राइट, अगर आप और मैं जो है ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ड्राइंग सीखनी है। इन्हें तो ये भी करना है कि पैर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास हाथ नहीं है। तो इनके जो चैलेंजेस हैं, जो इनके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमसे कहीं ज्यादा होंगी। तो इसलिए इन्होंने जो भी किया है, जो भी ये करते हैं वो सिंपल नहीं है, आसान नहीं है करना। हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? कैसा आपको महसूस होता है प्रणव के अंदर ये सारी जो एबिलिटीज हैं, ये सारी जो खूबियां हैं ये देख के? So Pranav's abilities are inspiring and fill me with admiration. His success shows that with hard work and positive attitude, people can achieve greatness even in the face of challenges. It motivates me to appreciate my abilities. What qualities do you think were important for Pranav to become successful? आपको क्या लगता है उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज रही होंगी जिसकी वजह से जो है वो सक्सेसफुल हो पाए हैं? तो मुझे कौन कौन सी लगती है? मुझे लगता है डिटर्मिनेशन रहा होगा, दृढ़ निश्चय कि ये मैंने ठान लिया है कि मुझे करना है तो मैं करके रहूंगा। रेजिलियंस होगा, हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहना है, बार बार करते रहना है। अब पॉजिटिव माइंडसेट, जरूर पॉजिटिव सोचते होंगे, राइट, कि अच्छा ही होगा, मैं ट्राई करता रहूंगा तो मुझसे हो ही जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचते होंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और साथ ही हार्ड वर्क भी होगा। व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? क्या मैसेज मिलता है इनकी स्टोरी से हमें? हमें ये समझ में आता है कि फिजिकल लिमिटेशंस जो है, कि अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है हमारे अंदर, तो उससे ये चीज डिफाइन नहीं होती है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हमारी एबिलिटीज या हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, वो इन क्वालिटीज से पता चलेगा। कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये सक्सेस के लिए जरूरी हैं। डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड बिलीफ इन वन सेल्फ, एनीवन कैन अचीव देयर गोल्स। अगर हमारे अंदर जो है डेडिकेशन है, हमने ठान लिया कि हमें करना है, और हम जो है उसमें पूरा अपने आप को लगा दें, अपने दिल से जो है हम उस काम में लग जाएं, डेडिकेट कर दें अपने आप को। परसिवरेंस हो हमारे अंदर, हम हार नहीं माने, बस ट्राई करते रहें बार बार, साथ ही हम खुद पे यकीन करें। तो इससे क्या है, इन सारी चीजों से जो है कोई भी इंसान जो है अपने गोल्स को पा सकता है। तो क्या जरूरी है? डेडिकेशन, परसिवरेंस और बिलीफ इन वन सेल्फ। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है काठियावाड़ की। आपको जो है उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस करने हैं। तो पहला है लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो चाहिए होंगी, क्या क्या आपको करना होगा इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए? तो कौन सी स्टेप्स होंगी? सबसे पहले तो होगा चूज द फैब्रिक एंड प्रिपेयर इट बाय स्ट्रेचिंग इट ऑन एन एम्ब्रॉयडरी हुक और फ्रेम। उसके बाद हमें उसके ऊपर डिजाइन स्केच करना होगा, जो भी हम पैटर्न एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। उसके बाद थ्रेड्स सिलेक्ट करनी होंगी, राइट, कौन से कलर की करने वाली हूँ मैं, किस कलर के उसके पर बनाऊंगी, या जो भी मैं डिजाइन बना रही हूँ उसमें कौन से कलर्स में लगाऊंगी।
उसके बाद हम जो है एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे, चेन स्टिच, सैटिन स्टिच, मिरर वर्क, जो भी मुझे लगता है इसमें जो है मुझे करना चाहिए वो मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी। उसके बाद अगर मुझे इसमें मिरर्स लगाने हैं या फिर मोती वगैरह लगाने हैं, जो भी मुझे लगता है वो मैं इसमें लगाऊंगी। उसके बाद जो है डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जो फैब्रिक है उसे फ्रेम में से निकाल के एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से रख दूंगी। ध्यान दूंगी कि वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे, गंदी ना हो। डिस्कस इफ दी स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। अब आपको ये डिस्कस करना है कि ये सारी जो स्टेप्स हैं इस एम्ब्रॉयडरी की, क्या ये आप पैर से कर सकते हो हाथ की बजाय? तो हाँ, हो तो सकती हैं पैर से, बट उसके लिए हमें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमें आदत है हर चीज हाथ से करने की, तो पैर से करने की तो हमें आदत ही नहीं है। किसी चीज को पकड़ना, उसमें जो है बहुत सारे काम जो करने हैं, सुई को पैर से पकड़ के जो है आपको कपड़े में डाल के स्टिचेस करने हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। फिर कुछ टास्क जैसे कि सुई में धागा डालना या फिर फैब्रिक को जो है बिल्कुल अच्छे से पकड़ना ताकि वो हिले नहीं, ये सब तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होंगे, और भी ज्यादा मुश्किल होंगे ये सब काम। What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? आपको क्या लगता है क्या क्या करना पड़ेगा किसी को अपने पैर से एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, और क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? तो अगर ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए तो बहुत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चाहिए होगी, ताकि जो है आप अपने पैरों को जो है ट्रेन कर सके एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। आपके पैरों की मसल्स को भी इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, ताकि जो है आप ये सब कर पाओ। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चाहिए होगी और पेशेंस भी चाहिए होगी, राइट? क्योंकि आप करने का ट्राई करोगे, बार बार करोगे, आपको उसमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो आप गिव अप कर दोगे। तो पेशेंस भी बहुत चाहिए। Yes, it is possible as demonstrated by many individuals with physical disabilities who use their feet to paint, write, and perform other intricate tasks. Their determination and creativity serve as an inspiration. Next question है, read the paragraphs and write the main idea for each. तो आपका जो चैप्टर है उसके हर पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और फिर यहाँ पे जो है हर पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, उस पैराग्राफ में क्या चीज बताई गई है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं कि उस पैराग्राफ में कौन सी दो ऐसी चीज थी जिन्हें पढ़ के आपको ये समझा कि ये मेन आइडिया उस पैराग्राफ में है। तो मेन आइडिया यहाँ पे आएगा, और कौन सी चीज को पढ़ के जो है आपको समझ में आया वो जो है यहाँ पे आएगा, एग्जाम्पल्स जो है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जिनसे हमें पता चल रहा है? उस पैराग्राफ में जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एम्ब्रॉयडर्ड चीजों के जो जो उन्होंने बनाया है। इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल, वो शाइनी नीडल यूज करती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है उनकी एम्ब्रॉयडरी का। सेकेंड पैराग्राफ में मेन आइडिया है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। इसमें क्या है एग्जाम्पल्स? इला वॉज born with her hands hanging loose by her sides. Her mother and grandmother taught her embroidery using her feet. तो ये दोनों चीजों को जो है पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसका मेन आइडिया है उनकी लाइफ में जो है कौन कौन से चैलेंजेस शुरुआत में आए और कैसे फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें मेन आइडिया है लर्निंग एम्ब्रॉयडरी विद डिटर्मिनेशन। सपोर्टिंग डिटेल्स हैं इला थ्रेडेड नीडल्स एंड बिकेम एन एक्सपर्ट, learned various styles including Kutchi, Kashmiri and Lucknowi. नंबर 4 है गेनिंग रिकग्निशन विद इन हर कम्युनिटी। इसका जो है सपोर्टिंग डिटेल्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स एडमायर्ड हर डिजाइंस, विलेजर्स स्प्रेड द वर्ड अबाउट हर टैलेंट। जो फिफ्थ पैराग्राफ है उसमें मेन आइडिया है इलाज जर्नी टू फेम थ्रू एग्जीबिशंस। सपोर्टिंग डिटेल्स हैं गवर्नमेंट displayed her work at a state exhibition and people admired her creations and purchased them. सिक्स्थ है रिकग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन। सेवेंथ है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, एंड एट्थ एंड नाइन्थ पैराग्राफ है सक्सेस एंड इंडिपेंडेंस। और ये है सपोर्टिंग डिटेल्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, आपको पढ़ के जो है फिर क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ है अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे। तो बाकी बच्चों की तरह जो है वो अपने हाथों का इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाती थी।
While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. तो वहां जहाँ पे जो है बाकी सारे बच्चे जो थे वो अपने छोटे छोटे हाथों से जो है रेत पे जो है डिजाइन बनाते थे, फूलों को तोड़ते थे पेड़ों से। वो सोचती थी कि वो ये सब क्यों नहीं कर पा रही हैं, वो उनके साथ मिलके ये सब क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके हाथ जो है वो नॉर्मल नहीं थे, वो लोगों की तरह नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं करते थे। She too wanted to hold the chalk in her hands and draw figures on a slate. वो भी चाहती थी कि वो अपने हाथ में चौक पकड़ के जो है स्लेट पे डिजाइन्स बनाए, बट ये सब वो नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके हाथ जो है उसमें जो है एक रेयर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ जो थे वो काम नहीं करते थे। वो बस ऐसे लूज हैंगिंग टाइप थे जिससे कुछ हो नहीं सकता था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट एला वॉज, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी वो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इला जो है वो डिफरेंट थी, बाकी सबसे अलग थी। What could Ella have felt when she could not join others in things they did? Ella could have felt sad, frustrated, or left out because she could not participate in the activities other children enjoyed, like drawing or playing. तो उन्हें जो है दुख हुआ होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाती होंगी, उन्हें ऐसा लगता होगा कि कोई उन्हें अपने साथ इंक्लूड नहीं करना चाहता है, तो उन्हें ऐसा अकेला सा लगता होगा। Complete the following with a suitable reason. Ella could not draw figures on the slate because her hands were not functional in the usual way. What creative ways did Ella and her family use to overcome the challenges she faced? तो उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उन्हें एनकरेज करा कि वो जो है अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी करना सीखें। उनकी मम्मी और दादी ने जो है उन्हें काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सिखाई, साथ ही उन्होंने जो है उनकी मदद की मोटर स्किल्स डेवलप करने में उनके पैरों से। तो जब भी हम पैरों से कुछ काम करना चाहें तो इतना आसान नहीं होता है, राइट, क्योंकि पैरों की मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, हाथ से हम चीजें उठा सकते हैं, बट अगर हमें पैर से ये सब करना है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उनकी मम्मी और दादी ने इस चीज में उनकी मदद की। Her parents also taught her to do daily activities like eating and combing her hair with her legs. उनके माँ बाप ने उन्हें जो डेली के काम होते हैं वो भी करना सिखाया, पैर से करना है, कि खाना कैसे खाना है, बाल कैसे काटने हैं, ये सब सब काम भी जो है उन्हें पैरों से करना सिखाया। उनके जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स जो थे, उन्होंने जो है उनकी हेल्प की सुई में धागा डालने में और बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल सीखने में। हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला? तो ये जो नई आजादी उन्हें मिली थी, उनकी जब एग्जीबिशन लगी, उनकी पेंटिंग, उनकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बिकी, सब लोगों ने उसे इतना पसंद किया और लोगों ने उसे खरीदा, तो इससे जो है उनकी कैसे मदद हुई? तो इससे जो है उन्होंने एक तो अपना खुद का पैसा कमाया और साथ ही जो है उनका जो टैलेंट था वो दुनिया ने देखा, उन्हें उसके लिए सम्मान मिला। तो ये जो इंडिपेंडेंस थी इससे जो है उन्हें मदद मिली कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही फुलफिलिंग हो पाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा ना हो कि वो लाइफ अच्छे से जी नहीं पाए। अब वो जो है खुद से कमा के खा रही हैं, तो उनके लिए भी कितना अच्छा है, और साथ ही उन्हें रिकग्निशन भी मिल रहा है, हर कोई जो है उनके टैलेंट को अप्रिशिएट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें दया मिल रही है, उनके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि लोग उन्हें देख के जो है उनसे मोटिवेट होते हैं, उन्हें देख के हम इंस्पायर होते हैं। तो उनकी जो लाइफ है उसे कितना बढ़िया मीनिंग मिल गया इस नई इंडिपेंडेंस से। Why was the first state exhibition an important event in Ila's life? The first state exhibition was important because it showcased Ila's embroidery to a larger audience and marked the beginning of her fame. It opened new opportunities for her as people admired her work and purchased her creations. This recognition motivated her to participate in more exhibitions and grow as an artist. What does the sentence "art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul" tell us about the power of art? This sentence highlights that art transcends physical limitations and conveys deep emotions. It shows that creativity and talent can inspire and move people, regardless of the challenges faced by the artist. तो ये जो लाइन है कि आर्ट के अंदर शक्ति होती है कि जो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज है उससे ऊपर उठ के जो है हमारी आत्मा को छू सके। तो ये जो लाइन है इससे हमें ये पता चलता है कि आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो फिजिकल लिमिटेशंस है उनसे भी ऊपर उठ जाती है और बहुत ही डीप इमोशंस जो है वो कन्वे करती है।
तो जो चीज हम फिजिकली नहीं कर सकते हैं, मैं आपके दिल को फिजिकली नहीं छू सकती हूँ, बट अगर मैंने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई, कुछ मैंने ऐसी एम्ब्रॉयडरी करी, तो वो हो सकता है देख के आपको लगे कि अरे ये कितना अच्छा है, कि आपके दिल को छू जाए, वो चीज इतनी सुंदर हो। कभी आपने किसी का बहुत अच्छा गाना सुना हो, राइट, आपके दिल को छू गया हो, आपको लगा हो कि ये गाना कितना अच्छा है, इससे तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है सुन के। तो आर्ट के अंदर जो है इतनी शक्ति होती है कि वो फिजिकल लिमिटेशन से ऊपर उठ के जो है आपके सोल को, आपकी जो फीलिंग्स है उन्हें टच कर सकती है। How can we be helpful and encouraging like Ila's family and friends when someone faces challenges? तो हम क्या कर सकते हैं, इला की फैमिली की तरह जो है मदद करने के लिए ऐसे लोगों की, और उनको एनकरेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम जो है कैसे उन्हें सपोर्ट और एनकरेजमेंट दे सकते हैं ऐसे लोगों को जिनके अंदर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज है। हम जो है उनकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम उन्हें नए स्किल सिखा सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि भले ही तुम ये नहीं कर सकते हो, बट तुम ये कर सकते हो, ये करना कितना अच्छी बात है, राइट। अगर आपके अंदर ये करने का स्किल नहीं है तो किसी और चीज को करने का होगा, हम वो आइडेंटिफाई करके उन्हें बता सकते हैं, कुछ नई स्किल उन्हें सिखा सकते हैं। हम इमोशनल सपोर्ट उन लोगों को दे सकते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो उससे निराश ना हो, उससे ऊपर उठ के जो है और मेहनत करें, तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। हम उनकी मदद कर सकते हैं कि जो भी उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे जो है वो कैसे जो है उनको फेस करके कैसे अडेप्ट कर सकते हैं खुद को, कि अगर हाथ नहीं है तो कैसे पैरों को आप जो है ये करना सिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम उन्हें सिखाने में मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके अचीवमेंट्स को जो है शेयर करके, राइट, सारी दुनिया को दिखाओ। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई जानने वाला है जिसके अंदर जो है कोई फिजिकल कमी है, बट वो कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा गाता है या फिर बहुत अच्छा जो है पेंटिंग करता है, तो हम जो है उसे शेयर कर सकते हैं उसके अचीवमेंट्स को, उसके स्किल्स को। हाउ कैन इला स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइव्स? Ila's story is an inspiration, showing that determination, hard work, and creativity can help overcome even the toughest challenges. Her journey teaches us to stay positive, never give up, and turn limitations into opportunities for growth and success. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ कॉलम ए में वर्ड दिया हुआ है, एंड कॉलम बी में जो है ये वर्ड जो है सेंटेंस में यूज हुआ है। नाउ आपको जो है यहाँ कॉलम सी में जो वर्ड्स हैं उसमें जो करेक्ट मीनिंग है उस वर्ड का वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे टाइनी है, तो टाइनी का सिनोनिम यानी टाइनी की सेम मीनिंग वाला जो वर्ड होता है वो हो गया सिनोनिम, राइट। एंटोनिम्स हुए जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं जो सेम मीनिंग वाले होते हैं। तो आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो है यहाँ से ढूंढ के करेक्ट लिखने हैं। तो टाइनी का मतलब होता है छोटा, राइट, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल। वंडरफुल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही अच्छी हो, अद्भुत हो, तो वो उसके लिए हो सकता है फैंटास्टिक, भी सेम मीनिंग वाला वर्ड है। क्वाइट के लिए हो सकता है साइलेंट, राइट, कोई चीज बिल्कुल शांत हो तो साइलेंट। टास्क का मतलब कोई काम होता है, तो वर्क जो है वो उसका सिनोनिम हुआ। टफ का जो है डिफिकल्ट हुआ, कोई चीज बहुत मुश्किल है तो टफ या डिफिकल्ट कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके करेक्ट सिनोनिम्स जो हैं वो ये हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो इनके एंटोनिम्स हैं वो यहाँ पे जम्बल्ड अप हैं, हमें इन्हें करेक्ट करके लिखना है, अनस्क्रैम्बल करना है। तो टाइनी का मतलब होता है छोटा, राइट, तो टाइनी का ऑपोजिट हुआ कोई चीज बहुत बड़ी हो, तो क्या है? ह्यूज, यानी बहुत बड़ी। टाइनी मतलब छोटा सा, ह्यूज मतलब बड़ा सा। वंडरफुल का क्या होगा ऑपोजिट? टेरेबल। वंडरफुल मतलब कोई चीज बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। टेरेबल का मतलब बिल्कुल बेकार सी, खराब सी। क्वाइट यानी शांत, राइट, तो क्वाइट का ऑपोजिट हुआ नॉइजी, शोर वाली कोई चीज। टास्क का मतलब हुआ काम, तो टास्क का उल्टा क्या हुआ? पास टाइम, आराम कर रहे हैं। टफ का मतलब हुआ मुश्किल, तो उसका क्या ऑपोजिट हुआ? इजी, आसान। अब हमें जो है ये एंटोनिम्स जो है इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं इन एंटोनिम से। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं सारे एंटोनिम से सेंटेंसेस। आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपको बस ये जो एंटोनिम्स हैं ये करेक्टली यूज करने हैं अपने खुद के सेंटेंसेस में।
The elephant was so huge that it amazed everyone at the zoo. The food tasted terrible because it was overcooked. The classroom became noisy when the teacher left the room. Playing board games is a relaxing pastime for many families. Solving this puzzle was so easy that even a child could do it. नेक्स्ट हमें जो है ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें हमें जो है जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है। तो पहला है यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, आप बहुत सारे चमकते हुए रंग देखोगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स एंड बेड कवर्स, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जैसे कि कुशन एंड बेड कवर। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, उन्होंने उसे सिखाया बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न्स बनाना अपने पैरों से। She learned many styles, उन्होंने बहुत सारे स्टाइल सीखे। She received many awards, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। The highlighted words tell us about the quantity, तो ये सारे जो highlighted words हैं ये हमें quantity के बारे में बता रहे हैं, राइट, कि हम कितनी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या quantity है। नाउ हमें बताना है कि ये unmentioned quantity है या large quantity है। तो ये सब लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट, बहुत सारी बात हो रही है। बहुत सारी का मतलब हुआ बड़ी क्वांटिटी, राइट, लार्ज क्वांटिटी हुई। अनमेंशन नहीं है, वो हमें बता रहे हैं और बहुत सारी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो अनमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में वो दिखा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी। हर चीज की बहुत सारी क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट, कि उसने बहुत सारे स्टाइल सीखे, उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, वहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें थी कुशन्स और बेड कवर की तरह, बहुत सारे चमकते हुए रंग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्वांटिटी की बात हो रही है, लार्ज क्वांटिटी की। नाउ यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बट हमें जो है उन्हें काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से फिल करना है। तो जो पहला है वहां पे हमें काउंटेबल नाउन लिखना है। तो यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन, हम बस की बात कर रहे हैं, राइट, कि हमें जो है हमने बहुत सारी बसेस जो है सड़क पे देखी, तो ये काउंटेबल नाउन है, राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि बसेस को आप काउंट कर सकते हो। अगर सड़क पे आपको 10 बस दिख रही हैं, 20 दिख रही हैं, वो आसानी से काउंट हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हमने मैनी यूज किया है, वी सॉ मैनी बसेस ऑन द रोड। नाउ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, राइट, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो ना कि 2 बूंद चाहिए, 3 बूंद चाहिए, 4 चम्मच चाहिए, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तुम्हें कितना दूध चाहिए, तो अनकाउंटेबल है। बसेस को गिन सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते हैं। देयर इज लेस मिल्क नीडेड, हमें कम दूध चाहिए। तो यहाँ पे अगेन जो है ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि हम मिल्क की बात कर रहे हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। आई नीड सेवरल एग्जाम्पल्स, मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए, तो ये काउंटेबल है, राइट, कि मैं बता सकती हूँ मुझे 10 एग्जाम्पल दे दो, 20 दे दो, तो काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेवरल यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट, मेरे अंदर जो है थोड़ी सी एनर्जी बची है। नाउ एनर्जी जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होगी, तो इसलिए मैंने लिटिल यूज किया है। शी पिक्ड अ फ्यू फ्लावर्स, अब फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो फ्लावर्स जो है आप गिन सकते हो, राइट, कितने फ्लावर्स उसने पिक करे होंगे वो आप गिन सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अ फ्यू यूज किया है। तो यहाँ पे ये है काउंटेबल और ये है अनकाउंटेबल। आई एट सम राइस, यहाँ पे जो है मैंने कुछ चावल खाया, राइट, तो अब आप कोई चावल के दाने तो नहीं गिन सकते हो ना कि मैंने 20 दाने खाए या 30 दाने खाए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सम यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, ये सब मच, मैनी, लेस, सेवरल, ये सब डिपेंड करते हैं कि कौन सा आप किसके साथ यूज करो। तो सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अ फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। तो इन सब के जो है रूल्स अलग अलग होते हैं कि कौन सा जो है काउंटेबल के साथ यूज होगा और कौन सा अनकाउंटेबल। जैसे मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बट जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। नेक्स्ट जो है हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी वर्ड ऑफ क्वांटिटी यूज किए थे, फिल किए थे, उनसे हमें दो दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने हर वर्ड से जो है दो दो सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी जाएगी, आपकी टीचर जो है उसे रीड करेंगी और आपको वो सुन के जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है।
तो यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शंस हैं उन पे मैंने टिक लगाया है। ये सब जो है जब आप उस ट्रांसक्रिप्ट को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, टीचर आपको रीड करके बताएंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप इला सचानी से पूछना चाहेंगे। तो इमेजिन करिए आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। What inspired you to start embroidery despite your challenges? And how do you feel about the awards and recognition you have received? Next है, look at 2 examples. Where were you born? Did you go to school? The yes no questions use a rising tone at the end. तो यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें पहला वाला है वेयर वर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका जवाब जो है वो यस या नो में नहीं हो सकता है, राइट। मैं आपको जगह का नाम बताऊंगी। बट ये जो क्वेश्चन है डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ या ना में दूंगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो इसमें एंड में जो है टोन ऊपर चली जाती है, डिड यू गो टू स्कूल, स्कूल एकदम से ऊपर चला जाता है कि तुम स्कूल गए या नहीं, क्योंकि मैं स्कूल पे फोकस कर रही हूँ कि स्कूल गए या नहीं, घर या की बात नहीं हो रही, स्कूल की हो रही है। तो जिस चीज का क्वेश्चन है उस पे मैं फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एंड में जो है आप, क्योंकि मेन उसकी बात कर रहे हो, मेन क्वेश्चन वो एंड में होता है, तो आपकी टोन ऊपर चली जाती है, राइजिंग टोन हो जाती है। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आपको एटलीस्ट 5 बार पढ़ना है, तो 5 बार पढ़ो, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जब भी आप पढ़ोगे आप देखोगे जब आप स्कूल कह रहे हो आपकी टोन ऊपर चली जा रही है, क्योंकि आपका जो सारा फोकस है वो स्कूल पे जा रहा है। जो क्वेश्चन है वो इस चीज के बारे में है कि क्या तुम स्कूल गए। Now take turns to ask your questions to another classmate. Speak clearly and with the correct rising tone as shown in A. फिर आपको जो है अपने क्लासमेट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछने हैं यस एंड नो वाले, और आपको देखना है कि आपकी टोन जो है वो ऐसे ऊपर जा रही है या नहीं। तो जो है वो आपको एक्टिविटी करनी है खुद से। Does anyone in your family or neighborhood do embroidery? Find out what type of embroidery they do and how they learned it. तो क्या आपकी फैमिली या आपके आस पड़ोस में कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, आपको पता करना है कि वो कौन सी एम्ब्रॉयडरी करते हैं और उन्होंने कैसे वो सीखी। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है, माई कजिन प्रैक्टिसेस सिंधी एम्ब्रॉयडरी ऑन बेड शीट्स एंड कुशंस। शी लर्नड इट फ्रॉम हर नेबर हुज फैमिली हेल्स फ्रॉम द सिंध रीजन। The skill was passed down to her neighbor by her grandmother. तो जो मेरी कजिन है वो सिंधी एम्ब्रॉयडरी करती है बेडशीट्स और कुशंस पे, उसने जो है वो अपने पड़ोसी से सीखी थी जिसकी फैमिली जो है सिंध रीजन से है। तो ये जो सिंधी एम्ब्रॉयडरी है ये सिंध रीजन से आती है। तो वो जो लड़की है जिसने मुझे सिखाई, मेरी पड़ोसी जो है, उसको जो है उसकी दादी ने ये कढ़ाई सिखाई थी। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है, ट्राई अ सिंपल स्टिच ऑन क्लॉथ विद गाइडेंस ऑफ अ फैमिली मेंबर। तो आपको जो है अपनी फैमिली में से किसी से जो है पूछ के एक सिंपल स्टिच करना है कपड़े पे, छोटी सी एम्ब्रॉयडरी या सिंपल जो है टाका लगाना है। Visit the given link to find out about embroidery types from different parts of India. Share with your teacher and classmates which one you like the most and why. आपको ये वेबसाइट पे जाना है और आपको जो है देखना है कि कौन सी डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरीज जो हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। उसके बाद जो है आपको अपने टीचर और क्लासमेट्स को बताना है कि कौन सी आपकी फेवरेट थी और क्यों, कौन सी एम्ब्रॉयडरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।